Okay, so let's start. कि हमने पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था लास्ट लेक्चर में, और फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इक्विवेलेंस प्रिंसिपल को स्टडी किया था। सो आइंस्टाइन्स इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, और हमने देखा था कि ये जो प्रिंसिपल है ये जनरल रिलेटिविटी की फाउंडेशन है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। अपार्ट फ्रॉम द केस ऑफ मैथमेटिक्स के रियाजी, आपकी रियाजी जनरल रिलेटिविटी की कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन जितनी भी फिजिक्स है जनरल रिलेटिविटी की वो हम कह सकते हैं कि इससे एक आइडिया पे रिलाई करती है। और ये आइडिया क्या था? आइडिया सिंपली ये था कि आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन इक्विवेलेंट होते हैं। सो इफ आई राइट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन आर इक्विवेलेंट, इनडिस्टिंग्विशेबल है, आप इन दोनों में कोई फर्क नहीं कर सकते। या अगर आप ये कहा जाए कि अगर आप किसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग रॉकेट में हैं, आउटर स्पेस में जहाँ पर दूर दूर तक कोई सोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है, या आप किसी यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, अब यहाँ पर यूनिफॉर्मली ग्रेविटेशनल फील्ड है। सो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप अर्थ में ऊपर नीचे भी मूव कर रहे हैं तो हाइट कम या ज्यादा होने से वो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ा। सो वी आर एज्यूमिंग कि वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है। सो अगर आप किसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग रॉकेट में हैं या आप यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो करके आप बता सकें कि आप कौन सी सिचुएशन में मौजूद हैं। यानी कि आप किसी रॉकेट में मौजूद हैं, आप बाहर नहीं देख सकते। मैं आपको आउटर स्पेस में भेज देता हूँ या मैं आपको किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रख देता हूँ, आपको नहीं पता लगेगा कि आप किस तरह के सिस्टम में मौजूद हैं, क्या आपके आसपास कोई ग्रेविटी का सोर्स है या नहीं है। सो देर इज नो एक्सपेरिमेंट विच यू कैन डू to create a to figure out in which situation you are, or there is no experiment which can tell you locally whether you are in an accelerated frame or in a gravitational field. So basically बस ये हमारे पास आइंस्टाइन इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है। सॉरी, मैंने यहाँ पर थ्योरी लिख दी है। So this is principle. अच्छा, इसकी एग्जांपल हम लोगों ने देख ली थी, और दोबारा से एक दफा कुछ चीजों को रिव्यू कर लेते हैं यहाँ से। कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक रॉकेट मौजूद है, से या कोई एलिवेटर ले लें। उस एलिवेटर में हमारे पास लेट मी ड्रॉ एन एलिवेटर है। तो यहाँ पर आपके पास कोई एलिवेटर मौजूद है, इसमें ये दो बॉल्स मौजूद हैं और यहाँ पर आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ है। ये रॉकेट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब फ्रीली फॉलिंग है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में। आप देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जो दोनों बॉल्स हैं किसी डिस्टेंस के थ्रू सेपरेटेड हैं आपस में। ये साथ साथ जुड़ी हुई, इनके दरमियान कोई डिस्टेंस मौजूद है। अम, और लोकली ये दोनों बॉल्स नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, आप इनके दरमियान कोई फर्क नहीं कर सकते इन बॉल्स की पोजीशन में। अम, और ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसे आप दूर दराज किसी किसी इनर्शियल फ्रेम में मौजूद हो, किसी वैक्यूम के अंदर। और दूसरी एग्जांपल हमने ये ली थी कि आपके पास एक रॉकेट है जो कि स्पेस में एक्सटेंडेड है। स्पेस में एक्सटेंडेड होने से मुराद ये है कि एक बहुत बड़ी स्पेसशिप ले लें, कोई बहुत बड़ी एलिवेटर ले लें या रॉकेट ले लें। इसमें हमने बॉल्स को बहुत दूर दूर रख दिया था। एक ये बॉल है, लेट्स मी कॉल इट ए, लेट मी कॉल इट बी, और यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ ग्रेविटी कह लें। अ, और बॉल्स आपने रॉकेट के दो कॉर्नर्स पे रखी हुई हैं, आप इनको आ, कुछ फासले से एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए देख रहे हैं। आप नोटिस करते हैं कि अब ये बॉल दोनों सीधी डायरेक्शन में नीचे नहीं आती, बल्कि ये उस ग्रेविटी के सोर्स के सेंटर की तरफ डेविएट होती हैं, यानी कि सीधे रास्ते से डेविएशन शुरू कर देती हैं और एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाती हैं। ऑल्दो अगर जब भी आप फ्री फॉल में हैं या आपका फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन फिर भी कुछ देर के बाद ये बॉल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाती हैं।
सो बेसिकली ये वो ग्रेविटी का इफेक्ट है जो अपने आप को इन बॉल्स के करीब आने की वजह से मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसका इजहार इन बॉल्स के करीब आने की वजह से हो रहा है। सो दैट्स एन इंडिकेशन कि अब यहाँ पर ग्रेविटी मौजूद है। और इस तरह के टाइप्स को हमने कहा था कि टाइडल फोर्सेस होती हैं या टाइडल इफेक्ट्स होते हैं। तो और इस तरह के इफेक्ट्स को आप किसी फ्रीली फॉलिंग फ्रेम में जाके रिमूव नहीं कर सकते। मतलब हमने एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा था कि अगर आप अगर आपके पास कोई अम, अम, आप लोकली तो इस तरह के इफेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज आप एक्सीलरेट कर रहे हैं और आप ग्रेविटी को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप किसी लोकल इनर्शियल फ्रेम के अंदर चले जाते हैं, वहां तो ग्रेविटी से छुटकारा आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास स्पेस टाइम का कोई बहुत बड़ा रीजन है, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ये बॉल्स को असल में एक दूसरे के करीब आना चाहिए इस तरह, लेकिन चूंकि ये बहुत छोटा रीजन है, लोकल रीजन है, तो यहाँ पर हमें महसूस ही नहीं होता कि बॉल्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं। सो लेट्स सपोज कि अगर आप इलेक्ट्रॉन हो और आप इनको बहुत ही नैनोमीटर्स पे, पिकोमीटर्स पे देख रहे हो, तो फिर आप कहेंगे अच्छा ये बॉल्स भी करीब करीब आ रही हैं। लेकिन अब चूंकि वो रीजन नैनोमीटर या पिकोमीटर वो इलेक्ट्रॉन के लिए लोकल नहीं होगा, उसके लिए तो वो शायद एक बहुत बड़ा रीजन है। सो बहरहाल ये लोकल की डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लोकल के आइडिया पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस किस एक्सटेंड में ले रहे हैं, और ये एक रिलेटिव क्वांटिटी होगी आपकी ऑब्जर्वेशंस के लिहाज से। सो बहरहाल लोकली आप किसी भी सूरत ग्रेविटी के इफेक्ट्स से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। अगर आप स्पेस टाइम के किसी बड़े रीजन में मौजूद हैं, तो या इन्हीं बॉल्स को भी आप अगर लेट्स सपोज कि आप इन्हीं दोनों बॉल्स को लाखों सालों तक ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, सो देन यू विल फिगर आउट के देन यू विल ऑब्जर्व के मेक ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं। सो बट इफ यू आर ऑब्जर्विंग दीज बॉल्स से फॉर 1 मिनट or 2 minutes, you won't find any considerable difference. सो इन बॉल्स के एक दूसरे के करीब आना इंडिकेशन है कि यहाँ पर टाइडल इफेक्ट्स मौजूद हैं, और वो टाइडल इफेक्ट्स ही असल में बताते हैं कि आप किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद हैं। ओके, सो देन हमने इसके कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। हमने कहा था कि आखिर इसका बेनिफिट क्या है इक्विवेलेंस प्रिंसिपल का। सो इसके हमारे पास इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक बड़ा अच्छा एक अच्छा इस्तेमाल तो हमारे पास इसका ये है कि अगर आप किसी भी चीज को किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में कैलकुलेट करते हैं, या किसी ऐसे ऑब्जर्वर के लिहाज से कैलकुलेट करते हैं जो एक्सेलरेट कर रहा हो, और आप देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में ये तब्दीली आ रही है, सो देन फिर आप ये तवक्को कर सकते हैं कि बिल्कुल वही मामला किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में भी आएगा। क्योंकि हमारे केस में हमने देखा है कि एक्सेलरेटिंग फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेटिंग सिस्टम और ग्रेविटेशनल सिस्टम में कोई फर्क नहीं है, दोनों इंडिस्टिंग्विशेबल सिस्टम्स हैं। तो ऑल्दो इनकी मैथमेटिक्स डिफरेंट हो सकती है, लेकिन लेकिन फाइनल आउटकम सेम होगा। मसलन मसलन हम देखते हैं कि किसी एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर को जो लाइट की ये जो वर्ल्ड लाइन है लाइट की, एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर के लिए ये बिल्कुल सीधी नहीं होती, उसको ये बेंड नजर आती है। सो लेट्स सपोज किस तरीके से बेंड है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी लाइट की जो वर्ल्ड लाइन, जो लाइट कोन है, या सॉरी लाइट की जो वर्ल्ड लाइन है, ये आपको सीधी नजर नहीं आएगी, इसको बेंड होना चाहिए। सो इट मींस के फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एक्सीलरेटिंग ऑब्जर्वर लाइट बेंड्स, इट डज नॉट फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। सो इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के जरिए हम कह सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रेविटी विल आल्सो बेंड लाइट। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। तो ये इस चीज को हम साबित भी करेंगे, इसको जियोडेसिक्स कहते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक फिनोमेना है। हम इसकी इक्वेशन डिराइव करेंगे जी आर करते हुए। सो सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। सो ये हमारा पिछले लेक्चर का रीकैप था। इसमें देखें क्या कोई चीज आप के है डिस्कस करने वाली, तो बता दें कोई क्वेश्चंस आपके हों तो। नो सर। ओके, दैट्स गुड। So let's do some, or let's do a lot of mathematics, a lot of definitions. आज हमने असल में डिस्कस करने हैं मैनीफोल्ड्स को, और मैनीफोल्ड्स हमारी सारी डिस्कशन जितनी भी अब जीआर की होगी वो मैनीफोल्ड्स के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि मैनीफोल्ड्स होते क्या हैं, लेकिन मैनीफोल्ड्स तक पहुंचने के लिए हमें
काफी कुछ रिवाइज करना होगा। इनमें से कुछ चीजें आप लोगों ने शायद पहले पढ़ी हों, बल्कि सारी ही पढ़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ी मैं इसलिए एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ। सो इट्स लाइक कि हम लोगों ने मैनीफोल्ड्स के लिए कैलकुलस डिफाइन करनी है। सो उस कैलकुलस को स्टडी करने के लिए हमें हमें कुछ डेफिनेशन यहाँ पर चाहिए होंगी। सो लेट्स सी, सबसे पहली डेफिनेशन है मैप की। मैप क्या होता है? फर्ज करें कि आपके पास दो सेट्स हैं m, so let me see के given two sets m and n। अब मैप को आप डिफाइन करते हैं से ये फाइव मेरे पास मैप है m से लेकर n तक। ये एक रिलेशनशिप है that assigns to each element of m exactly one element of n। अभी ये चीज क्लियर होगी कि इस बात का मतलब क्या है। सो लेट्स सपोज हम यहाँ पर दो सेट्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं। सो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। सो से ये एलिमेंट्स, ये सेट आपके पास m है, ये n है, ये n के एलिमेंट्स हैं। अगर सो मैप आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो m के हर एलिमेंट को n के एक ही एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहा है। तो मिसाल के तौर पर ये m के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये मैपिंग हो रही है, ये इसको कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, इसको कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, ये इसको कनेक्ट कर रहा है इसके साथ। ये दरम्यान में कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है फाइव। सो ये आपके पास एक मैप है जो m के हर एलिमेंट को n के एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसी मिसाल हो, लेट्स सपोज के सो ये जो मेरे पास है ये मैप है। अच्छा, अगर मेरे पास कुछ इस तरह का सिस्टम आ जाए, सो दिस इज m, दिस इज n, यहाँ पर एक एलिमेंट है। अगर मैं कुछ ऐसे करूं कि m के इस एलिमेंट को n के इन दो एलिमेंट्स के साथ मैप कर दूं, तो क्या ये मैप होगा? नो सर। नहीं, ये मैप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कंडीशन वायलेट हो रही, एग्जैक्टली वन एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें भी हैं, कुछ और डेफिनेशन भी आपको, कुछ और चीजें भी मतलब पता होने चाहिए सेट्स में, कि ये जो होती हैं यहाँ पर, ये वाला सेट जो होता है जिसकी मैपिंग करवा रहे होते हैं, इसको हम डोमेन कह देते हैं, और इसको हम कोडोमेन कहते हैं। या आप लोगों ने डबल मैथ में पढ़ी होंगी, या रियल या सॉरी या 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 एफएससी में कहीं पढ़ी होंगी। हम इस कॉन्टेक्स्ट में कोड मेन और रेंज को सेम ही ले रहे हैं। ये ऑल दो ऐसे सेम होती नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों सेम है, डजेंट मैटर। लेकिन असल में इसके लिए वर्ड कोड मेन होता है। ये जिस भी रेंज के अंदर या जिस भी लिमिट में ये वैलिड होती है, और इसको हम प्री इमेज भी कहते हैं, और इसको हम इमेज भी कहते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आप नेट पे इनको देख रहे हो या मुख्तलिफ बुक से पढ़ रहे हो तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज का पता हो। अच्छा, इसको मैं एक और मिसाल से आपको समझा देता हूँ सेट को के। सो लेट्स सपोज कि आपके पास फाइव है, या कोई भी फंक्शन है f इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सो बेसिकली फाइव क्या कर रहा है? फाइव मैप कर रहा है x को y पे। सो यहाँ पर आपके पास है x, यहाँ पर आपके पास है y। तो लेट मी सी के इसको, सो यहाँ पर वन है, टू है, यहाँ पर ले लें वन टू थ्री फोर फाइव। अब वन की मैपिंग होनी है y पे, x क्या है एलिमेंट की।
और ये मैपिंग किसी ऐसे फंक्शन के थ्रू हो रही है जो कि एक्स स्क्वेयर है। सो बेसिकली फाइव का रिलेशन जो है एक्स स्क्वेयर है। सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये अब एक मैप है जो एक्स के हर एलिमेंट को वाई के हर एलिमेंट से मैप कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम सो ये हमारी मैप की डेफिनेशन है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक इस तरह की मिसाल लूं, एम, यहाँ पर ये 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ इस तरह का रिलेशन पड़ा हुआ है। क्या ये मैप होगा? नो सर। यस सर यस मैप सर, होगा मैप। जी, में है कि ये मैप है या नहीं? सर ये मैप है। ये मैप है क्योंकि आपने एक्स को मैप करना था ना, एम को मैप करना था। एम का तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। जी। एन के एलिमेंट्स खाली हो सकते हैं, लेकिन एम का कोई एलिमेंट यहाँ पर खाली नहीं हो सकता। ये मैप की डेफिनेशन है। और देखें, इसमें एक और चीज भी है कि एम का हर एलिमेंट एन के एग्जैक्टली एक एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है। सो चाहे ये दोनों एलिमेंट सेम एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहे हैं, लेकिन हो तो एक ही दफा ही रहे हैं ना, एज कम्पेयर टू दिस डेफिनेशन जिसमें एक ही एलिमेंट 2 दफा मैप हो रहा था। यस सर। अच्छा, ठीक हो गया। अब अगली एक डेफिनेशन हमारे पास आ रही है कॉम्पोजिशन की। सो फर्स्ट करते हैं कि आपके पास 2 मैप्स मौजूद हैं। एक मैप है फाई ए से लेकर बी तक, और एक मैप है साई बी से लेकर सी तक। तो इन दोनों मैप्स की जो कॉम्पोजिशन होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं साई कॉम्पोजिशन फाई के साथ, ये जो स्मॉल सर्कल है कॉम्पोजिशन का सिंबल है, ये कॉम्पोजिशन आपको लेके जाएगी, मैप करेगी। सो बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ दीज टू मैप्स टेक यू फ्रॉम ए टू सी। सो इसको हम कॉम्पोजिशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पास। अच्छा, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स कहना चाहूँ, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास 3 सेट्स हैं, ए बी सी, और मैं कह देता हूँ कि ये जो कॉम्पोजिशन, अगर मैं कहता हूँ कि ये कॉम्पोजिशन किसी एलिमेंट ए पे मैप हो रही है, ए पे एक्ट कर रही है। अब ए क्या चीज है? ए बेसिकली किसी सेट ए का एलिमेंट है। इसका मतलब है कि ये साई ने एक्ट करना है इस चीज पे। जब ये इसके ऊपर एक्ट करेगा तो यहाँ से आपको कोई नंबर मिलेगा। ये सारी बात है, ये मैपिंग आपको कोई नंबर देगी फाइव पे, और यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा बी, और ये एलिमेंट होगा किसी सेट बी का। जारी बात है, जब ये साइज बी पर एक्ट करेगा, ये भी आपको कोई नंबर देगा, ये आपको नंबर से मिल जाता है सी। ये सी मैं कहता हूँ बिलोंग्स टू सी कर रहा है। बेसिकली आप ये कंपोजिशन आपको ए से सी में लेके जा रही है। इज दैट क्लियर? यस। यस सर। अगर हम इसको एक कार्टून के थ्रू देखना चाहें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपके पास एक सेट है ए, और यहाँ से आप इसके ऊपर जब फाई करते हैं हमारी डेफिनेशन के मुताबिक, तो आप चले जाते हैं किसी सेट बी में, और बी से सी में जाने के लिए आप एक और मैप यूज करते हैं जिसको हम साई कह रहे हैं। ये आप सी में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने ए से सी में डायरेक्ट जाना है, तो फिर आपको यहाँ पर कंपोजिशन करनी पड़ेगी, और ये कंपोजिशन का ऑर्डर मैटर करता है। ये आपने इसको, ये बेसिकली साई कंपोजिशन फाइल लाजमी नहीं के बराबर हो फाइल डॉट साई के। तो ये थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है आपने। ओके, then let's do another definition, one to one और इंजेक्टिव मैप। ये आपने एफएससी में पढ़ी होंगी, ये बीएससी में भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है कहीं पर डेफिनेशंस। नो सर, एफएससी में थी। Each element of n has
at most one element of M mapped into it, यानी कि n के हर एलिमेंट पे m का सिर्फ एक ही एलिमेंट मैप होना चाहिए। अब एक से ज्यादा एलिमेंट मैप नहीं हो सकते अगर हमने 1 to 1 मैप करना है तो। मतलब वो हो सकता है कि मैप तो हो लेकिन वो 1 to 1 मैप नहीं होगा। अच्छा, और ये कैन भी जीरो भी हो सकते हैं, यानी कि n के एलिमेंट्स ब्लैंक भी रह सकते हैं, सॉरी ब्लैंक कह रहा हूं, एम्प्टी भी रह सकते हैं। इसको एक मिसाल से देख लें। ये m है, ये n है, यहाँ पर ले लेते हैं कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, और ये m का एलिमेंट इसके ऊपर मैप हो रहा है, ये इसके ऊपर मैप हो रहा है, ये इसके ऊपर मैप हो रहा है। और एक मिसाल हम यहाँ पर ले लेते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। ये m है, ये n है, हाँ जी, ये जो आपके लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, क्या ये एक मैप है? इसमें ये एक एलिमेंट खाली पड़ा हुआ है इस वक्त। यस सर, मैप है। तो ये आपके पास 1 to 1 मैप है। अब ये 1 to 1 मैप है, ये सिर्फ मैप नहीं है बल्कि ये 1 to 1 मैप है। और ये चीज, सर ये भी मैप ये भी है, है सर। बट ये भी 1 to मैप 1 मैप नहीं है। नहीं। अब दोबारा देखें इस चीज को, क्या ये हमारी डेफिनेशन के साथ मैच कर रहा है? एन के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि हैज एन हैज एट मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ एम, वन, मैक्सिमम वन एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ पर इस एलिमेंट के ऊपर कितने एलिमेंट मैप हो रहे हैं? 2। 2। तो n पे 2 हो रहे हैं। तो क्या फिर ये 1 to 1 मैप तो नहीं होगा? जी सर। नहीं। मैप है लेकिन ये 1 to 1 मैप नहीं है, क्योंकि 1 to 1 होने के लिए लाजमी है कि एन के ऊपर सिर्फ एक ही एलिमेंट मैप हो, या तो कोई एलिमेंट मैप ना हो या सिर्फ एक हो। ओके सर। ठीक है, तो जी। बेसिकली ये जो है ये 1 to 1 मैप नहीं है, ये है। इसकी एक बड़ी अच्छी सर आप एग्जाम्पल। कह रहे हैं ना कि जी आप कह रहे हैं ना कि कोई या कोई भी मैप ना कर रहा हो, तो हाँ, ऐसे तो एन पे सेकंड नंबर पे वहां तो कोई भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, ये है, ये तो ये 1 to 1 मैप की डेफिनेशन में आ रही है ना ये चीज, कैन बी जीरो एट जी। मोस्ट का मतलब तो यही है। लेकिन ये फर्स्ट पे मतलब कर रहा है डबल मैप, तो फिर ये 1 to 1 तो ना हुआ। हाँ तो 1 to 1 नहीं है ये मैप, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है। ठीक है। ये नॉट ए 1 to 1 मैप। ओके। ठीक है, इसकी एक और मिसाल भी आप ले सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स ना आपको जरा खुद इस पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एफएससी की बुक देखें, नेट पे काफी लेक्चर्स मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो 1 to 1 मैप होता है, इज ए 1 to 1। अब ये थोड़ा सा ना आपको इनके ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ये चीजें देखने। ये और तो इतने ज्यादा लाजमी नहीं है कि आप इतना ज्यादा मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करें चीजों को, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में जाके। बट इट वुड बी गुड कि अगर आप इनके ऊपर थोड़ा सा इस तरह की एग्जांपल्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, और मैं इन सारी मिसालों में ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो सेट एम है ये भी किसी रियल लाइन, ये भी किसी रियल स्पेस में है, और ये भी किसी रियल स्पेस में है। तो हम रियल स्पेस को रियल स्पेस के ऊपर मैप कर रहे हैं। आप किसी नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के ऊपर भी मैप कर सकते हैं, बट वो जनरल कंडीशंस नहीं होती, वो बहुत वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हम यहाँ पर जितनी भी एग्जांपल्स ले रहे हैं, ये हम जितनी भी एग्जांपल्स मैं इस तरह की भी दूंगा वो सारी की सारी एक कंप्लीट रियल स्पेस से कंप्लीट रियल स्पेस के ऊपर होंगी, कोई एग्जाम्पशन नहीं है उसमें। ओके, सो देन अगली डेफिनेशन हमारे पास आ रही है ऑन टू या सब्जेक्टिव मैप की।
सो ये क्या चीज है कि ईच एलिमेंट ऑफ एन हैज एट लीस्ट वन element of M mapped into it. अब n के हर एलिमेंट पे कम अज कम m का एक एलिमेंट मैप होना चाहिए। मसलन इसको हम इसके ऊपर कर देते हैं, इसको इस पे ले जाते हैं। क्या ये आपके पास एक ऑन टू मैप है? यस सर है। ठीक है, ये मैप है क्योंकि n के ऊपर m का कम से कम एक एलिमेंट हो रहा है और दो भी हो सकते हैं। लेकिन ये 1 to 1 है क्या? नो। ये 1 to नो 1 नहीं है, ये ऑन टू है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये चीज मिसाल लूं फिर क्या ये ऑन टू मैप है? सर ये मैप ही है। ये मैप ही नहीं है। ये मैप ही नहीं है, क्यों मैप नहीं है? सर इसमें एम का एक एलिमेंट के साथ एन का कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। तो अगर इस तरह का जो मैप है, हम असल में क्या मैप करना चाह रहे हैं? हम कंप्लीट रियल लाइन को कंप्लीट रियल लाइन पे मैप करना चाह रहे हैं। सो लेट मी से कि ये जो नंबर था ये 0 था। अब मतलब इस बात का ये हो रहा है कि अब मैं मैपिंग फिर ये कर रहा हूँ कि r-0 को मैप कर रहा हूँ r पे। ये एक ओपन सेट बन गया, जो कि असल में ये वाली मैपिंग हम जनरली नहीं करते, ये मैप की डेफिनेशन नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ मैप। और ये एक मैप। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो मैप होती हैं, कुछ नहीं होती। और हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो ऑन टू मैप भी होते हैं, 1 to 1 भी होते हैं, कुछ दोनों ही नहीं होते हैं। इसकी एक बड़ी टिपिकल एग्जांपल जो है वो है, एक बहुत अच्छी एग्जांपल x3 - x है। x3 - x इज एन ऑन टू मैप। आप इसको चेक कर सकते हैं। और इट इज नॉट 1 to 1, ये 1 to 1 नहीं है। और ये जो हमने ये x लिखा था, ये x को आप देखेंगे तो ये 1 to मैप है, ये ऑन टू नहीं है। ये आप चेक कर सकते हैं। और उसमें देखना तो बहुत आसान है क्योंकि x की किसी भी वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो ऑन टू बन भी नहीं सकता। अच्छा, अब हमारे पास जो लास्ट टाइप है मैप्स की जो हम यहाँ पर डिस्कस करनी है हमने, वो है इन्वर्टिबल या बाइजेक्टिव मैप्स। इसकी कंडीशन बड़ी सीधी सी है। ऐसे मैप्स जो 1 to 1 भी हों एंड ऑन टू भी हों, इन्हें हम बाइजेक्टिव मैप्स कहते हैं। मसलन ये कैसे मैप्स होंगे, कैसे इनको ड्रॉ करूंगा? सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइंस। हर एलिमेंट हर एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे मैप हो रहा है, नथिंग एल्स। ये 1 to 1 है, यस सर। जी सर। ऑन टू है। भी है। बस ये जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं आपके पास बाइजेक्टिव मैप्स होते हैं।
इसकी आप कुछ एग्जांपल्स अगर खुद देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जो x3 है इज 1 to 1 एंड ऑन टू। तो बेसिकली जो ऑड फंक्शंस होते हैं वो 1 to 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, यानी कि बाइजेक्टिव मैप्स होते हैं। और जो इवन फंक्शंस होते हैं जैसे एक्स स्क्वायर, नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, ये दोनों ही नहीं होते हैं। ओके ऑल राइट, यहाँ तक कोई 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 क्वेश्चन किसी का? मुसर्रत आपने कुछ स्क्रीन पे लिख दिया है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। So let's start doing some serious stuff now. Continuity. So suppose करते हैं कि हमारे पास एक मैप है कुछ इस फॉर्म में। फाई फाई एक मैप है किसी m डायमेंशनल रियल स्पेस से किसी n डायमेंशनल रियल स्पेस पे। और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस rm के कोऑर्डिनेट्स x हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स y हैं। सो ये मैपिंग असल में x और y के दरमियान में हो रही। जो फाइज हैं, फाइज फिर असल में जो फाइज आपके पास होंगे वो y's हैं, यानी कि हम x से y में जाना चाह रहे हैं किसी फंक्शन के थ्रू, किसी फाई के थ्रू। सो बेसिकली इट्स लाइक के y इज इक्वल टू फाई ऑफ x। सो इस मैपिंग का मतलब ये है कि y1 y2 अप टू y, सो लेट मी n कह लें क्योंकि हमने n में जाना है। और यहाँ पर फाई1 फाई2 फाई n किन एलिमेंट्स के थ्रू होके जाना है? x1 x2 xm, x1 x2 xm, x1 x2। क्लियर है? और ये जो Rn है ये आपके पास Rn या Rm, ये आपके पास एक n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस है। यहां तक तो समझ आई है ना बात की? जी यस सर। सर। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि अब मैं ये कहता हूं कि ईच ऑफ ये फंक्शंस है, ये बेसिकली फाई एक फंक्शन के तौर पर एक्ट कर रहा है यहाँ पर, जो आपको एक्स से वाई में लेके जा रहा है या एक्स को वाई पे मैप करवा रहा है। ईच ऑफ दीज फंक्शंस, इनका एक स्पेसिफिक नेम है जिसको हम सीपी कहते हैं। ईच ऑफ दीज फंक्शन सीपी इफ, अगर इन इन फंक्शंस का pth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, एंड pth डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अब आपको थोड़ा सा ना काफी ध्यान लगा के चीजों को देखने की जरूरत है। एंड each of sorry and it is continuous। दो कंडीशंस हैं। ये फंक्शन सीपी फंक्शंस होंगे अगर इनके pth डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हों और ये फंक्शंस कंटिन्यूअस हों। अगर ऐसा नहीं है फिर ये फंक्शंस आपके पास सीपी फंक्शंस नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि इस बात का मतलब क्या है। और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनके जीरो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कांस्टेंट नंबर्स हैं। अब अगर मैं किसी कांस्टेंट नंबर को ड्रॉ करना चाहूँ ग्राफ के ऊपर, वो तो एक सीधी लाइन आपके पास आएगी ना। जैसे ये एक, सो लेट्स सपोज के मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 1 के ऊपर, वो ये वाली लाइन चलती रहेगी, ये कहीं ना कहीं मुड़ तो नहीं रही। यस इसमें सर। कोई किंक्स तो नहीं आ रहे, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी तो नहीं है। नो सर।
तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ? नो सर। क्यों नहीं होगा? जी सर होगा। देखें, अगर तो मैं कहूँ कि यहाँ पर आने के बाद, सो लेट्स सपोज कि ये कोई रीजन है x इज इक्वल टू 3 का, यहाँ पर आने के बाद इस फंक्शन की वैल्यू अचानक से ये हो जाती है। अब यहाँ के ऊपर क्या आ रहा है, एक डिसकंटिन्यूटी आ गई, यस सर। तो फिर तो ये यस सर। कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है। ओके सर। तो हमारे पास जो C0 फंक्शंस होते हैं ये कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं। अच्छा, ये कंटिन्यूस तो होते हैं लेकिन लाजमी नहीं है कि ये डिफरेंशिएबल भी हों। इसी तरह हमारे पास C1 फंक्शंस होते हैं। C1 फंक्शंस क्या होते हैं? सो जीरो का मतलब है कि जीरो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। C1 फंक्शन का मतलब है कि इनका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। एफ डैश एग्जिस्ट एंड इट इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस तो उनको होना पड़ना ही है, ये तो कंडीशन है हमारी सीपी फंक्शंस की। लेकिन एफ डैश एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लाजमी नहीं कि इनके सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हों। इसी तरह हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं सी इनफिनिट फंक्शन, जो असल में हम लोग यूज करते हैं। सी इनफिनिट फंक्शंस क्या होते हैं, कितनी दफा डिफरेंशिएबल होंगे? इन्फिनिट टाइम्स। इनफिनिट टाइम्स, बेसिकली इनफिनिटली डिफरेंशिएबल फंक्शंस। सर जैसे कॉस वगैरह, कॉस साइन या कोई भी फंक्शन हो सकता है, अभी मैं मिसाल देता हूँ, कोई भी फंक्शन हो सकता है। आमतौर पर मतलब जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे इन्फिनेटली डिफरेंशिएबल होते हैं। और कॉस, हाँ कॉस वाली मिसाल बहुत अच्छी है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि हम कॉस के फंक्शंस को ना आमतौर पर मैपिंग के लिए यूज नहीं करते, उसकी कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। ये अभी थोड़ी देर में आपको ये दोनों बातें क्लियर हो जाती हैं। सो ये इन्फिनेटली डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होते हैं। अब ये इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं सीनेट फंक्शंस के, हम इनको एक अलग से नाम दे देते हैं। ये फंक्शंस कहलाते हैं स्मूथ फंक्शंस। सो जहां पर भी कहीं स्मूथ फंक्शन हो उसका मतलब है कि वो सी इन्फिनिट फंक्शन है, और वो इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल भी है और वो कंटिन्यूस भी है। अच्छा, फंक्शंस तो अब हमने डिफाइन कर लिए। हमें तो जरूरत होती मैपिंग की, कि हम एक स्पेस टाइम के एक रीजन से किसी दूसरे रीजन में जा सकें। उसके लिए हमें करनी पड़ती है मैपिंग। अब हमने इन फंक्शंस को इनके लिए मैप्स डिफाइन करने हैं। सो अगर आपके पास कोई फंक्शन सीपी है तो फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीपी मैप भी होना चाहिए। सो हम कहते हैं कि मैप इज सीपी इफ ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आर सीपी। मसलन कि आपके पास कोई मैप C0 मैप होगा अगर is a map whose all elements are कौन से फंक्शंस होंगे? उसके सारे एलिमेंट्स कौन से फंक्शंस होंगे? C0 फंक्शंस। देखें, कोई भी मैप उस वक्त सीपी मैप होगा जब उसके सारे कंपोनेंट सीपी होंगे। तो अगर आपके पास एक सेट है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स C0 हैं, C0 फंक्शंस हैं, मतलब सारे के सारे कंटिन्यूस हैं, तो फिर वो आपके पास उनका जो मैप बनेगा वो मैप होगा C0 मैप। और अगर आपके पास सारे के सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनका पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब है कि वो सारे के सारे C1 फंक्शंस हैं,
तो उनका मैप क्या होगा? C1 C1 मैप होगा। इसी तरीके से हमारे पास सी इन्फिनिट मैप्स होते हैं। इसके सारे के सारे फंक्शंस क्या होते हैं? सी इनट फंक्शंस होते हैं। और इस तरह के मैप्स को चूंकि हम सी इन्फिनिट फंक्शन को स्मूथ फंक्शंस कहते हैं, तो फिर सी इन्फिनिट मैप्स को क्या कहेंगे? स्मूथ मैप्स। स्मूथ smooth मैप्स। स्मूथ मैप्स का मतलब ये है कि इन मैप्स के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे कितनी दफा डिफरेंशिएबल होंगे? इनफिनिट टाइम्स। इन्फिनिट टाइम्स, और वो कंटिन्यूस भी होंगे। क्लियर होगी बात? यस सर। तो ये अभी तक हम सिर्फ डेफिनेशंस कर रहे हैं। मैं आपको इनकी बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं करवा रहा क्योंकि हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो कि आप लोगों ने ये चीजें कैलकुलस में पढ़ी हुई हैं या नहीं पढ़ी हुई, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में। और अगर आप लोगों ने रियल एनालिसिस वगैरह के कोर्सेज कभी पढ़े हों बीएससी में या इधर एमएमपी वगैरह में शायद, तो बहरहाल मैं आपको सिर्फ उतनी ही चीजें फिल कराऊं जितनी हमें जीआर में जरूरत है। ठीक। अब हम एक बहुत जितनी भी चीजें हमने अब तक स्टडी की हैं इनकी बेस पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी डिफाइन करते हैं मैप्स के लिए या सेट्स के लिए, जिसपे ये भी जीआर की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है, और इसको हम कहते हैं डिफ्यूमॉर्फिज्म। कि क्या हमारे पास सेट्स डिफ्यूमॉर्फिक होते हैं या नहीं होते। अगर होते हैं तो फिर किन कंडीशंस पर आपके पास सेट्स जो हैं वो डिफ्यूमॉर्फिक होते हैं। सो लेट्स सपोज कि आपके पास दो सेट्स हैं। सो टू सेट्स M and N are diffeomorphic such if there exists a C infinite map। अगर वहां पर कोई C infinite मैप एग्जिस्ट कर रहा है, सो लेट्स सपोज के ये वाला मैप है M2N phi, ये एक C infinite मैप है और विथ ए C infinite इनवर्स, और इस मैप का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी N to M भी हम जा सकते हैं। सिर्फ M से N ही नहीं, हम N से M भी जा सकते हैं। तो बेसिकली जीआर में हम दो तरफा कॉरेस्पॉन्डेंस में इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर आप एक से किसी सेट M से N पे जा रहे हैं तो आप N से M पे भी वापस आ सकें, तो उसके लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। सो इस तरह का दो सेट्स M और N उस वक्त डिफ्यूमॉर्फिक होते हैं अगर उनके लिए कोई C इन्फिनिट मैप एग्जिस्ट कर रहा हो और उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा हो। और सी इन्फिनिट मैप्स क्या होते हैं? सी इन्फिनिट मैप्स बेसिकली वो मैप्स होते हैं जिनके हर फंक्शन सी इन्फिनिट फंक्शन होता है। सी इन्फिनिट फंक्शंस क्या होते हैं? जो कि इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल हों और कंटिन्यूअस हों। क्लियर? यस सर। सो अगर आप थोड़ी देर के लिए सी इन्फिनिट की कंडीशन को भूल जाएं, सिर्फ एक मैप की बात करें कि एक ऐसा मैप जो आपको एम से एन में लेके जा रहा है और एन से एम में लेके जा रहा है, ये कौन सा मैप होता है? ये 1 to 1 होता है, ऑन टू होता है, बाइजेक्टिव होता है, कौन सा होता है? 1 to 1। sir 1 to 1 लेकिन 1 to 1 में आप एम से एन पे तो जा सकते हैं, एन से एम पे नहीं आ सकते। ये देखें, इसमें इसमें 1 to 1 में, हाँ 1 to 1 में सिर्फ ये है कि n हैज एट मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ m। m के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है। सर फिर ये sir बाइजेक्टिव होगा। ये असल में बाइजेक्टिव मैप्स होते हैं। सो डिफ्यूमॉर्फिज्म एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें दो कंडीशंस हैं कि कोई भी मैप उस वक्त डिफ्यूमॉर्फिक मैप कहलाता है अगर वो
सो ये एक मैं इसकी एक रफ डेफिनेशन लिख देता हूँ। बाइजेक्टिव प्लस infinitely differentiable. Clear? Yes, sir. यहां तक कोई कंफ्यूजन? सो जब आप m से n पे जा रहे हो और n से m पे भी आ रहे हैं तो असल में ये चीज कहलाती है, इस चीज को आप नाम देते हैं कि ये मैप्स इन्वर्टिबल हैं, मतलब आप इनको इनका इन्वर्स लेके आ जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे पास कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो इन्वर्टिबल तो होते हैं, मतलब कि जो इन्वर्टिबल तो होते हैं लेकिन उनके इन्वर्स, सॉरी, वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। सो एज अ साइड नोट मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि कुछ मैप्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि इफ अ मैप बिटवीन टू सेट्स इज इन्वर्टिबल, मतलब वो उसके लिए उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है बट नॉट नेसेसरली differentiable. Such a map is called homeomorphic. So जो जो इन्वर्टिबल तो होते हैं लेकिन लाजमी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल भी हों, उनको होम्योमॉर्फिक मैप्स कहते हैं, और ये फिनोमेना भी इस चीज को होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं। लेकिन हम चूंकि उनकी डिफरेंशिएबिलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं और इसकी कुछ रीजन भी हैं जो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होंगी, तो लिहाजा हम डिफरेंट हम ये रिक्वायर करते हैं कि जो आपका अंडरलाइन स्ट्रक्चर है वो डिफ्यूमॉर्फिक हो, जो आपका जो आपके जो सेट्स हैं जिनको हम आगे जाके मैनिफोल्ड के तौर पर रीड करेंगे वो डिफ्यूमॉर्फिक हों। सो डिफ्यूमॉर्फिज्म असल में खुद होम्योमॉर्फिज्म है। सो डिफ्यूमॉर्फिज्म इज इटसेल्फ होम्योमॉर्फिज्म, बट ये ज्यादा एनरिच्ड किस्म की क्वांटिटी है। चलिए इसकी एक मिसाल देखते हैं डिफ्यूमॉर्फिज्म की। एक बहुत ही सादा सा फंक्शन लेते हैं, कंसीडर, और आप एक रियल फंक्शन कंसीडर कर लें, रियल लाइन से रियल लाइन पे, बहुत सिंपल फंक्शन है, और इफ सो कह लेते हैं कि जो एफ है x3 है। अब ये जो फंक्शन है ये स्मूथ भी है और हर जगह पर इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल है, मतलब हर जगह पर ये स्मूथ है, इसमें कहीं पर कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कोई किंक नहीं है इसमें, एवरीवेयर। अच्छा, अब ये इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल कैसे, ये बात मैं आपको समझा देता हूँ, जो आपने पहले बात की थी, एक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन रेज हुआ था कि साइन एक्स ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल होता है, तो ये भी एक इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल है। तो इसका पहला ये फंक्शन आ रहा है x3, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3x², सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 6x, थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा 6, इसका फोर्थ डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0, इसका फिफ्थ डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0। तो अब आप जितने भी डेरिवेटिव इसके लेते जाएंगे वो हम क्या आएंगे, 0। 0 sir. तो आप चूंकि 0 पे आगे डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं, तो लिहाजा हम इसको इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल कहते हैं। और अगर आप रेस्ट्रिक्शन ऐसे लगा रहे हैं कि बस 0 पे आके एक ही दफा करना है, तो देन दैट्स आल्सो फाइन। लेकिन हम आमतौर पर जब इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल कहते हैं तो हम उससे मुराद यही लेते हैं कि आप उसको इन्फिनिट तक डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने साथ में ये भी कहा कि फंक्शन स्मूथ भी है, यानी कि स्मूथ के अंदर एक और चीज भी आ जाती है कि कंटिन्यूस भी है, फिर इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल तो है ही है लेकिन कंटिन्यूस भी है। अब वो किस तरीके से कंटिन्यूस है, अब अच्छा, अभी हमने ये बात नहीं की कि ये फंक्शन डिफ्यूमॉर्फिक है या नहीं, अब हमने ये भी देखना है कि डिफ्यूमॉर्फिक है या नहीं।
सो इसका पहला डेरिवेटिव क्या है? आपका फंक्शन था f dash of x is equal to 6 सॉरी f of x आपके पास था x3, सो f dash of x आपके पास आ गया 3x स्क्वायर। अच्छा अच्छा, तो इसमें अब आप इसको चेक कर लें, x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन आपको क्या दे रहा है? 0। 0 sir. अगर आप इसका इनवर्स लेंगे तो वो क्या बनेगा? अनडिफाइंड। Yes sir. 1/0 इन अनडिफाइंड है। Yes sir. Infinity. तो हम कह सकते हैं कि वो तमाम रीजन्स x इज इक्वल टू 0 इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? Yes sir. वो तो अनडिफाइंड नंबर हो गया एंड इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। आप जाहिर बात है किसी इनफिनिट फंक्शन को तो या किसी अनडिफाइंड चीज को तो नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्या फिर ये, अब चूंकि इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या फिर ये डिफियोमॉर्फिक है हमारी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? नो सर। No sir. नहीं है, क्योंकि इसका ये इसे सी इनफिनिट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन सी इनफिनिट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर। ऑल्दो वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर नहीं कर रहा, 0 पे हो सकता है कि बाकी सब पे कर रहा हो, लेकिन इट मींस का मतलब तो यही है कि वो सी इनफिनिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हम तो एज्यूम ये करते हैं कि पूरी रियल लाइन के ऊपर, हमने यहाँ पर डिफाइन ये किया कि पूरी रियल लाइन के ऊपर उसको डिफियोमॉर्फिक होना चाहिए। क्लियर? यस सर। अच्छा चलिए एक मिसाल ले लेते हैं। सो यहाँ पर हमने साबित ये किया है कि नॉट डिफियोमॉर्फिक। फ्रॉम, अच्छा लेकिन अगर आप कोई फंक्शन ऐसा ले लें 3x स्क्वायर प्लस 1 और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, ये बनेगा 6x, सॉरी ये x ले लें और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, ये बनेगा 6x प्लस 1। अब इसका इवन के 0 के ऊपर भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसका इनवर्स जो है वो नॉन जीरो है। मैं यहाँ पे बेसिकली इनवर्स फंक्शन थ्योरम को इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसमें अब ये होता है कि आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसको किसी रीजन में चेक करते हैं। अगर उस रीजन में उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा हो तो देन हम उस फंक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं और तो हम वहां से फिर कह देते हैं कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। सो ये एक सिंपल तरीका है इनवर्स फंक्शन थ्योरम का, और भी बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को चेक करने के। सो बहरहाल यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपके पास, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इन्फिनिटली डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन स्मूथ भी है, ये फंक्शन इन्वर्टिबल भी है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो क्या फिर ये डिफोमॉर्फिक होगा? यस होगा सर। sir. ये डिफोमॉर्फिक होगा। सर तो फिर आपने यहाँ पे इसके ऊपर ये क्यों लिखा है नॉट डिप्लोमॉर्फिक? और नहीं, ये पिछले के फॉर्म साथ है, सॉरी ये पिछले के साथ है। अच्छा ओके सर। अच्छा अब वो जो आपने शुरू में क्वेश्चन रेज किया था कि हम साइन एक्स ले सकते हैं या नहीं, तो क्या आप लेट्स सी के इस साइन एक्स डिफोमॉर्फिक? नो सर। साइन डिफोमॉर्फिक क्यों नहीं है? साइन के साथ एक मसला है, साइन को आप इन्फिनिटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप इसका इनवर्स लेते हैं तो वो आपको जो इनवर्स की वैल्यूज आती हैं वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है, मतलब कि वो बहुत सारी वैल्यूज के ऊपर सेम इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये बात समझ में आ रही है? उसका जो इनवर्स होता है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। सो जिसकी वजह से साइन आपके पास डिफियोमॉर्फिक
नहीं होता, क्योंकि डिफोमॉर्फिज्म के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है सी इन्फिनिट मैप, ये बात बहुत, या ये तो ज़हन में बैठ जानी चाहिए। एक हमें सी इन्फिनिट मैप चाहिए और एक हमें इनवर्स चाहिए सी इन्फिनिट मैप का। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं, और ये जाहिर बात है, अगर जब हम बात ये करें कि ये मैप है, तो मैप का मतलब है कि मैप तो सिंगल वैल्यूड होता है। ये पॉइंट समझ में आया? नो सर। देखें, जब हम बात कर रहे हैं कि ये यहाँ पर आप देखें, हमने इस चीज को शुरू की डेफिनेशन में आए, मैंने क्या क्यों नहीं कहा था कि ये मैप होता है यहाँ पर, सॉरी, हाँ, ये चीज मैप क्यों नहीं है? सर कौन सा? ये चीज अच्छा, m की दो वैल्यूज आ रही हैं, m दो वैल्यूज के ऊपर मैप हो रहा है। जी। अच्छा, अब फिर आप ये कहेंगे कि यहाँ पर भी तो ये दो वैल्यूज के ऊपर मैप हो रहे हैं। सॉरी, मैं जो मिसाल दिखाना चाह रहा हूँ, हाँ, आप ये देखें, लेकिन ये मैप यहाँ पर ऑन टू है, यहाँ पर हम इन्वर्टिबल की कंडीशन नहीं अप्लाई कर रहे। अगर मैं इन्वर्टिबल की कंडीशन लगाऊंगा, फिर इसका मतलब ये होगा कि n का एक एलिमेंट m के दो एलिमेंट्स के ऊपर मैप हो रहा है, फिर ये मैप नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर है, ओके सर। m का एक एलिमेंट n के दो एलिमेंट्स पे मैप हो रहा है ना, तो ये m से n की तरफ मैप नहीं है। ये बात समझ में जी आ गई सर। यहाँ तक? जी सर। अगर मैं ये कहूँ कि ये ऑन, अगर ये मैच, अगर मैं बताना चाहूँ कि इन्वर्टिबल मैप है, तो फिर क्या ये इन्वर्टिबल मैप है? ये n से m पे जा सकते हैं इस तरीके से? एन से एम m पे पे जा जा सकते सकते हैं? हैं। n का एक एलिमेंट m के कितने एलिमेंट्स में मैप हो रहा है यहाँ पर? एक पे ही। नहीं, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, सर 2 पे सर हो रहा है। तो क्या ये मैप की डेफिनेशन कंटिन्यू। में पूरा उतर रहा है? नो सर। नहीं। तो बेसिकली यही वजह है कि साइन आपके पास, साइन का जो वो है, साइन डिफियोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि उसका जो इनवर्स है वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। ठीक है, यस सर। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, चले, अब हमारे पास तकरीबन 4-5 पेजेस रह गए करने वाले। अच्छा, चले, अब हमारी ना मैप से जरा जान छूट गई, अब हम थोड़ी सी और चीजों पे जा रहे हैं। अब मैप्स खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी हम इनको इस्तेमाल करेंगे आगे जाके थोड़ी देर में। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं ओपन बॉल को। कभी नाम सुना है इस चीज का, ओपन एक्सक्यूज मी बॉल्स? सर। जी। सर ये जो फर्स्ट पे आपने बताया था ना कि वो मैप नहीं है, जहाँ पे सिर्फ m का एक एलिमेंट था और n के 2 एलिमेंट्स के साथ मैप करा था, सर वो प्लीज बता दें कि वो मैप कैसे नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ पर ये जी सर। इसकी बात कर रहे हैं ना आप, इस चीज की? जी सर। ये देखें, m का एक एलिमेंट n के दो एलिमेंट्स के ऊपर हो रहा है, और यहाँ पर हमने ये कंडीशन लगाई थी मैप की डेफिनेशन में कि असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ m एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ m। मैप की डेफिनेशन ये है। तो सर नीचे भी तो हम इनको मैप कहते हैं, उसमें भी तो m का एक एलिमेंट n के 2 एलिमेंट्स के साथ मैप करता है। किसमें, यहाँ पर? किस जगह पर? नीचे सर। सर एक m का एलिमेंट 2 के n के साथ। यहाँ पर? अच्छा, एक m का एलिमेंट n के दो एलिमेंट्स के साथ, यहाँ पर?
सर अगर ये एक m का एलिमेंट एक ही हो और वो 2m n के साथ कर रहा है। अच्छा, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक ये एलिमेंट है और यहाँ पर ये है और मैं यहाँ पर ये कर दूं, ये जी सर। अब देखें, ये तो वही बात होगी जो हम यहाँ पर कर रहे और हैं। सर अगर तो सर m का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे खाली तो नहीं है ना, वो मैप तो कर रहा है n के लेकिन साथ। वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स के ऊपर मैप नहीं कर सकता। ये कंडीशन है, ये मैप की कंडीशन है। मैप को यूनिक होना चाहिए ना। देखें, और सर अगर n आपके का पास कोई ऐसा तो कर फंक्शन हो, मिसाल के तौर पर f इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हो और मैं इसमें -2 लगा देता हूँ तो भी मेरे पास आंसर 4 आता है, 2 लगा देता हूँ फिर मेरे पास आंसर 4 आता है। तो बेसिकली ना तो ये 1 मैप है, ना ये 1 to मैप है। ये हमारे पास डेफिनेशन ही नहीं है मैप की। मैप की हमने कंडीशन डिफाइन इस तरीके से किया है कि वो m के एक एलिमेंट को n के एक एलिमेंट पर ही मैप, सॉरी, हमने इसको डिफाइन ऐसे किया है कि m के हर एलिमेंट को n का एक एलिमेंट ही असाइन करे। m के हर एलिमेंट को n का एक एलिमेंट असाइन करे। एक से ज्यादा मल्टी वैल्यूड नहीं हो सकता, मल्टी वैल्यूड नहीं हो सकता, सिंगल वैल्यूड होगा। ये डेफिनेशन है हमारी जो हमने चूज की हुई है। ओके सर। तो कोई देख लें, दोबारा देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो अभी अभी पूछ लें। क्योंकि ये चीजें कंफ्यूजिंग हैं, अगर तो कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लें, मैं दोबारा बता देता हूँ कोई मसला है तो। सर आगे समझ। क्लियर है, देख लें, कंफर्म है ना। जी सर। सर n का कर सकता है लेकिन m का नहीं कर सकता। हाँ, अच्छा, लेकिन अगर मैं ये कर दूं ना, यहाँ पर कंडीशन ये लगा दूं कि ये मैप इन्वर्टिबल भी है और तो फाई इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है n से m तक, फिर ये मैप नहीं होगा, फिर ये मैप नहीं होगा। जो कि हमने इन्वर्टिबल मैप्स में डिफाइन किया था कि जो हमने बाइजेक्टिव, हाँ, जो हमने बाइजेक्टिव इन्वर्टिबल मैप्स में किया था, इसीलिए तो वहां पर सिर्फ सीधी सीधी लाइनें लगा रहे थे कि आप इसी एलिमेंट को रिवर्स कर दें, आप इसी लाइन को फॉलो करते हुए एन से एम पे चले जाएं, ये मैप की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है। यहाँ से चले जाएं, यहाँ से चले जाएं, ये सारे के सारे एन की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहे हैं, मैप की डेफिनेशन पे। जी इसीलिए तो इनको सर। इन्वर्टिबल कहते हैं। ठीक है सर। सो अब हम बात करने लगे थे ओपन बॉल्स की। आपने पहले कहीं नाम सुना हुआ है इनका, ओपन बॉल का पढ़ा हुआ है कि रियल एनालिसिस में या कैलकुलस में? नो सर। नो सर। ओके, सो ओपन बॉल क्या होती है हमारे पास के द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। इन एन n dimensional Euclidean space such that x minus y less than r, so distance is less than the radius for some fixed y which belongs to this real space and r is also a real number and x minus y, ये डिस्टेंस की डेफिनेशन हम इस तरीके से करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इसकी ना डायग्राम बना के समझाता हूँ, फिर ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। सो लेट्स सपोज कि आपके पास कोई भी यूक्लिडियन स्पेस है, लेट मी से कोई भी n डायमेंशन ले लेते हैं, ये, और यहाँ पर आपके पास कोई एलिमेंट ये पड़ा हुआ है y,
इसके गिर्द वो तमाम पॉइंट्स, सो लेट मी से कि उन पॉइंट्स की कलेक्शन कुछ इस तरीके से आ रही है। ये वो तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इसके रेडियस से कम होगा, वो सारे पॉइंट्स मिलकर ओपन बॉल बना रहे होंगे। तो आप कह लें कि इस पॉइंट के गिर्द एक ऐसा सर्कल जिसमें उस सर्कल की बाउंड्री एग्जिस्ट ना करती और उस बाउंड्री से पीछे आने वाले सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, ये आपके पास एक ओपन बॉल कहलाती है। अगर मैं इन पॉइंट्स को भी, इस बाउंड्री को भी इंक्लूड कर लूं तो फिर ये बन जाती है क्लोज बॉल, ये क्लोज शेप बन जाती है। तो तमाम पॉइंट्स आप देखें y आपने फिक्स कर दिया इस रियल स्पेस के अंदर, और इसका जो यहां से लेकर यहां तक इसका जो रेडियस होगा बाउंड्री तक, ये रेडियस तो पूरा बाउंड्री तक ही लेंगे, ये जो रेडियस होगा ये कोई रियल नंबर होगा। कंडीशन ये है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लें, लेट्स सपोज कि ये वाला पॉइंट आप ले लेते हैं, इसको मैं किसी ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ। ये पॉइंट ले लें, ये ले लें, बिल्कुल यहाँ पर ले लें, बाउंड्री से बिल्कुल जरा सा करीब यहाँ ले लें। ये जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इनका कोई एक्स और वाई होगा, ये सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वाई से वो आर से तो कम है ना। यस सर। तो बेसिकली इस तरह की शेप को ओपन बॉल कहते हैं। All the points inside the dotted circle are open ball. और ये जो चीज मैंने लिखी ये तो सिंपल डेफिनेशन है डिस्टेंस की। सो x माइनस वाई ये डिस्टेंस होता है, और आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला इस तरीके से पढ़ा हुआ है, ये आपको अब जरा ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ये पढ़ा हुआ है ना। यस सर। बेसिकली मैंने यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा लेकिन वो आई के ऊपर कर दिया जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे, क्योंकि हम एन डायमेंशंस के अंदर है। इस तरह की चीज को ओपन बॉल कहते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ओपन सेट्स को। ओपन सेट क्या होता है? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन बॉल्स। सो कोई आर है, कोई यूक्लिडियन स्पेस ले लें आप, आर कोई एन डायमेंशनल। सो लेट्स से के ये है, इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये कर लें, ये कर लें, इनकी कुछ बना लेते हैं। सो यहाँ पर एक ओपन बॉल आ रही है ये वाली, इसी तरह इस पॉइंट पे कोई ओपन बॉल है, और इसके लिए हम कोई और ओपन बॉल बना लेते हैं। सो ये जितने भी ओपन बॉल्स हैं इन सबका जो यूनियन होगा ये आपके पास ओपन सेट कहलाएगा। तो जितने भी ओपन बॉल्स होते हैं उनके सेट्स को हम लोग नाम देते हैं ओपन सेट का। अगर ये क्लोज बॉल्स होंगी जिनमें बाउंड्री इंक्लूड होती है तो फिर हम उनको कहते हैं क्लोज सेट कहते हैं। और ये जो यूनियन है ये यूनियन फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट बॉल्स भी आ सकती हैं। इट डजंट मैटर कि हम क्या कितनी बॉल्स आ रही हैं, ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके, सो बस अब हमारे 2 पेजेस रह गए हैं, 2 डेफिनेशंस और हैं, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चीज मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि हम अब ऐसे कुछ लोगों के जहन में शायद ये सवाल उठ रहा हो कि हम इन चीजों को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। ये क्या अभी तक हमने ये क्या पहले सेट मैप्स को डिफाइन किया है, फिर अचानक से सी इनफिनिट फंक्शंस आ गए थे, कंटिन्यूटी डिफाइन की है, उसके बाद हम लोगों ने डिफियोमॉर्फिज्म डिफाइन करना शुरू कर दी है, और डिफियोमॉर्फिज्म करके हटे हैं तो आउट ऑफ नो वेयर मैंने ओपन बॉल लिख दिया है, फिर ओपन सेट डिफाइन कर दिया है। ये कर क्यों रहे हैं सारा कुछ हम लोग? ये हमसे डेफिनेशंस याद करने के लिए तो नहीं कर रहे ना, कि पेपर में कुछ डेफिनेशंस पूछ लूंगा या बस डेफिनेशंस हम वैसे ही लिखे जा रहे हैं। आखिर इनको करने का क्या मकसद क्या है? कुछ जहन में कुछ सवाल नहीं उठ रहा ऐसा कि ये आज हम क्या करना शुरू हो गए हैं?
यस तो सर। इनके कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे जीआर में, हाँ आगे हमने जो एग्जैक्टली। पढ़ना सर जियोडेसिक्स जो आपने बताया था उसमें हमने यूज करना। हाँ, असल में ना ग्रेविटी को स्टडी करना एक बड़ा ही एक अजीब सा काम है, तो उसके लिए हम एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की मैथमेटिक्स डेवलप की गई थी। अब कुछ उसमें आइंस्टाइन ने मुख्तलिफ लोगों के कॉन्सेप्ट्स उठाए थे और उनको इस्तेमाल करके ग्रेविटी को डिस्कस किया था। तो ग्रेव अभी तक हम जिस तरह के सर्फेसेस के ऊपर ग्रेविटी को डिस्कस करते हैं, अभी तक हमने उन सर्फेसेस का जिक्र नहीं किया। उस चीज को हम नाम देते हैं मैनीफोल्ड्स का। मैनीफोल्ड्स मैनीफोल्ड्स को आप वो डिपेंड करते हैं कि कितने डायमेंशनल मैनीफोल्ड्स हैं। वो कर्व्स भी हो सकती हैं, वो सर्कल हो सकता है, वो सरफेसेस हो सकती हैं। सो यूजली हम कहते हैं बस आप ये समझ लें कि मैनीफोल्ड कोई एक सरफेस है, रफली ज्यूम कर लें। अब उन सरफेसेस को स्टडी करने के लिए हमें ये पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप करना है। अब चूंकि ग्रेविटी उनके अंदर कर्वेचर पैदा करती है, वो कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, तो हमें उसके लिए अपनी मैथमेटिक्स को थोड़ा बहुत मोल्ड करना है। और अभी तक हम चूंकि सिर्फ कैलकुलस पॉइंट्स के ऊपर करते आ रहे थे, हमें कोई लाइन दे दी जाती थी या कोई फंक्शन दे दिया जाता था, हम उनका डेरिवेटिव ले लेते थे। अब हमारे पास रीजन है, हमें एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना है और हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत बढ़ गए हैं। कहाँ हम वन डायमेंशन के अंदर डेरिवेटिव लेते होते थे, अब एन डायमेंशनल वेरिएबल्स आ गए हैं, फिर उनकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। मतलब बहुत सारी चीज इश्यूज बीच में अब हमारे सामने आते जा रहे हैं। तो हमें इसलिए कैलकुलस को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ रहा है, या बल्कि बहुत ज्यादा मॉडिफाई करना पड़ रहा है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जो आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी शायद की होगी। सो हम यहाँ पर वो कैलकुलस डेवलप करना चाह रहे हैं। उस कैलकुलस को डेवलप करने के लिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। और इवन के ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी की, ये कैलकुलस का पार्ट है। अगर आप कैलकुलस के कोर्सेज लेना, कैल 1 और कैल 2 वगैरह, और साथ में रियल एनालिसिस, तो उसमें ये चीजें इंक्लूड होती हैं। मतलब ओपन बॉल तो किसी हद तक कैलकुलस का हिस्सा होते हैं, ओपन सेट्स वगैरह को डिस्कस करते हुए। सो इसलिए हम ये बस ये सारा कुछ डिफाइन करते आ रहे हैं, ताकि हम मैनीफोल्ड्स को डिफाइन कर लें। और एक दफा हमने मैनीफोल्ड डिफाइन कर ली, तो फिर हम थोड़ा सा कुछ काम शुरू कर सकेंगे। सो अब आप देखें कि वो जो कहानियां सी बनी हुई हैं ब्लैक होल के अंदर, ये होता है वो होता है, टाइम ट्रैवल मुमकिन है, उन तक पहुंचना कितना मुश्किल काम है। इतना आसान काम नहीं उन चीजों को डिस्कस करना, उनके बारे में कहानियां लिखना तो बहुत आसान काम है, कैसे होता है, लेकिन भाई कैसे होता है, तो उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और अभी तो हमने मेहनत शुरू करनी है। यस सर, बहुत टफ है। अभी तो हम बहुत बच्चों वाली चीजें अभी कर रहे हैं। अभी तो मतलब जनरल रिलेटिविटी तो एक बहुत ही एक बड़ा, और ब्लैक होल तो बहुत मुश्किल टॉपिक है। ब्लैक होल या ग्रेविटेशनल वेव्स तो बहुत बहुत टफ सब्जेक्ट्स हैं। ये तो जनरल रिलेटिविटी की बेसिक्स हैं अभी सिर्फ। ये जिस तरह आप न्यूटन लॉज की बेसिक्स पढ़ते हैं, न्यूटन लॉज हैं क्लासिकल मैकेनिक्स को डिस्कस करने के लिए, ये उस तरह की बस बेसिक्स हैं फिलहाल। अभी हमने उनको इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को या मुख्तलिफ तरह के फिनोमिनास को तो डिस्कस करना शुरू ही नहीं किया। सो सो जीआर इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, यस सर। जिसमें आपने हर चीज बस डिफाइन करनी होती है, आपको कुछ भी नहीं दिया होता। अब जैसे अगली डेफिनेशन से आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि अगली डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, या जिसको हम चार्ट्स भी कहते हैं। आप लोग अब तक ये करते आए हैं कि बस जो दिल करता है अचानक से कहीं से कोऑर्डिनेट सिस्टम उठाते हैं, एक्स वाई जी या रो थीटा फाई, और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना है। और अब हम ये देखते हैं कि किसी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको कोऑर्डिनेटेड चार्ट भी कहते हैं, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। अब हम ये देखते हैं हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कैसे करते हैं। तो लेट्स सी, चार्ट कंसिस्ट्स ऑफ, और आप इससे मुराद एक ग्रिड ले सकते हैं, कोई भी, जिस तरह हमें ग्रिड नहीं ड्रॉ करते। ये मैं इससे पहले डेफिनेशन इसी चीज की करने लगा हूँ कि जिस तरह हम पहले स्टडी करते आ रहे हैं, ये ग्रिड्स आपने देखी होंगी। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम इस ग्रिड को कैसे डिफाइन करते हैं। चार्ट, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम असल में इसी चीज की स्टडी है। सो चार्ट कंसिस्ट्स ऑफ सॉरी, आपको बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज आ रही हो तो, a subset U of some set M
and an invertible map. मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ. phi u from Rn such that सो आपके पास चार्ट के लिए दो कंडीशंस है कि चार्ट एक सबसेट पर मुश्तमिल होता है जो किसी सेट M का पार्ट होता है, यानी कि किसी सेट M का सबसेट U है, और एक इन्वर्टिबल मैप है जो आपके इस सबसेट को के हर एलिमेंट को लेके जाता है किसी n डायमेंशनल रियल यूक्लिडियन स्पेस पे. ये एक इन्वर्टिबल मैप है. सच दैट phi of u is an open, ये phi of u भी ओपन, क्योंकि u एक ओपन सेट है. अब हमने ये जो सेट डिफाइन करें सबसेट्स की, ओपन M एक ओपन सेट है. सॉरी M नहीं कहना चाहिए, M सिर्फ एक सेट है. जो u है वो एक ओपन सबसेट है, और चूंकि u एक ओपन सबसेट है तो फिर phi of u भी एक ओपन सेट होगा in Rn. सो इस बात का मतलब ये हुआ u is open in M. ये चार्ट की डेफिनेशन है कि आपके पास एक सेट M है, उसमें से आपने कोई सबसेट ले लिया U. अभी हमने ये नहीं कहा कि ये ओपन है या क्लोज है, बस एक सबसेट U ले लिया. उसके लिए हमने एक इन्वर्टिबल मैप डिफाइन किया जो आपको उस सेट से लेके जा रहा है किसी रियल यूक्लिडियन स्पेस में, n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में. चूंकि वो फंक्शन फाई किसी सेट U पे अप्लाई हो रहा है तो वो फंक्शन फाई भी आपके पास एक ओपन सेट बन जाएगा Rn का. अगर ये फंक्शन phi of u ओपन है तो इसका मतलब है कि फिर जो आपने यहाँ पर सेट लिया था u, ये भी M के अंदर ओपन है, क्लोज नहीं है. हाँ जी, कुछ समझ में आया? जी सर. कि जो आई थी वो भी चली गई समझ? सर नहीं, कुछ कुछ रहा है. अच्छा, चले हम ना इसको एक मिसाल से सेट M समझ. जो है वो तो हमारे पास क्लोज सेट है ना सर, M बस एक सेट है, हाँ आप उसको क्लोज कह लें. और U उसका सबसेट है जो ओपन है. हाँ हाँ ठीक. अच्छा, लेकिन अब हम इसको समझते हैं कि इस बार ये बात कहने का मतलब क्या है. ये और ये चीज, अच्छा अब फिर अब अगला सवाल ये कि ये चीज कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बन गई. अगर यू M में ओपन है तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बन गया? हम तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे हैं ना. सो ये जो 4-5 लाइनें मैंने लिखी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन है. सो अब हम देखते हैं कि असल में इस बात का मतलब क्या है. ये आपको समझ फिर उससे आएगी सही. मैं इसको एक कार्टून के जरिए आपको समझाता हूँ. सो सपोज करते हैं कि आपके पास यहाँ ये कोई सेट है M, और यहाँ पर कुछ सबसेट है. मैं अभी फिलहाल इसको ओपन ही बना रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने इसको ओपन क्यों कहा है. लेकिन मैं इसको ओपन बना रहा हूँ, मतलब अभी मुझे पता नहीं ओपन है, लेकिन मैंने इसको कहा कि ओपन ही है. ये थोड़ी देर में अभी क्लियर हो जाएगा. ये U है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास कोई रियल स्पेस है. सो बेसिकली सेट M के अंदर क्या डिफरेंट पॉइंट्स पड़े हुए थे, और मैंने उन पॉइंट्स को मिलाकर एक बना दिया है एक ओपन सेट. ठीक है, एक सबसेट बना दिया उन पॉइंट्स को. क्लियर होगी बात यहाँ तक क्या कर रहा हूं मैं? जी यस सर. सर. अब मैंने इन पॉइंट्स को कहाँ लेके जाना है? यूज फाई के जरिए U से लेके जाना है Rn में. मेरे पास यहाँ पर एक रियल स्पेस पड़ी हुई है, एक n डायमेंशनल रियल स्पेस है, और यहां तक कौन सा फंक्शन लेके आ रहा है? यहां तक लेके आ रहा है फंक्शन फाई. और मैं कह देता हूं कि ये ना इस पूरे सेट को उठा के इस Rn के इस रीजन में मैप कर देते हैं. ये रीजन है, इसने किसी ना किसी रीजन में तो मैप करना था, मैंने इसको कह दिया कि उसने इस रीजन में मैप कर दिया है. और ये रीजन, अब ये आपके पास एक सेट बनेगा. फिर एक सेट को उठा के किसी सेट पे मैप करेंगे ना हम Rn के अंदर. यस सर. अच्छा, ये बन गया phi of u.
अब ये फाई असल में था क्या? फाई बेसिकली नंबर्स हैं इस रीजन के ऊपर जो हमने लगाए हुए हैं। इस रीजन के कुछ ना कुछ वैल्यूज तो होंगी ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज इस रीजन की, ये कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। इनको हमने एक नाम दिया कोऑर्डिनेट्स का। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक सेट एम डिफाइन किया। एम के अंदर बहुत से डिफरेंट पॉइंट्स पड़े हुए हैं, और वो पॉइंट्स को हम ले गए किसी स्पेस में। सेम वो स्पेस आप कहते हैं आर एन कह दें या आर एम कहते हैं, हम उन्हें किसी स्पेस में ले गए। हमने उस स्पेस के अंदर उस एम का कोई रीजन कंसीडर कर लिया, उस रीजन को कह लें आप यू कह लें, और हमने इस रीजन यू के ऊपर कुछ नंबर्स को फेंक दिया, कुछ नंबर्स पुट कर दिए इसमें। वो नंबर्स आपके बनते हैं कोऑर्डिनेट्स, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, और वो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं इस फाई के थ्रू। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। एक्सिस हैं क्या जी सर? वो कोऑर्डिनेट्स हाँ जी। एक्सिस हैं क्या? नहीं, आप उनको एक्सेस हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे पास वो जो हमारे पास एक्सेस होते हैं वो तो हम हमारे जिन में वो 2 या 3 एक्सेस वाली मिसाल है। यहाँ पर हमारे पास n डायमेंशनल सिस्टम मौजूद है, तो उसके आप कह लें कि n एक्सेस मौजूद है, आप कह लें उसके n एक्सेस मौजूद हैं। जब आप बात करते हैं ना कि ये जो चीज है तो ये बेसिकली R2 है, जब आप इसकी बात करते हैं तो ये बेसिकली R3 है, लेकिन अब हमारे पास n डायमेंशनल सिस्टम मौजूद है। ओके सर। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर कुछ नंबर्स पुट कर दिए थे क्योंकि किसी स्पेस में पड़ा हुआ था, तो और वो नंबर्स आपने कहा कि फाई हैं। अब ये फाई क्या करता है कि इस यहाँ से इस यू में से एक एलिमेंट उठाता है, उसे कहाँ ले जाता है आर एन में, और उसको आर एन में जाके कोई नंबर अलॉट कर देता है। क्लियर? यस सर। अब आर एन के जो ये नंबर हैं, सो लेट्स सपोज कि यहाँ पर ये इसने यहाँ से ये वाला पॉइंट उठाया, मैं इसको ब्लैक कलर से कर लेता हूँ, इसने ये वाला पॉइंट उठाया उसको जाके यहाँ पर मैप कर दिया। सो इस नंबर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस यू के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा। ठीक है, क्लियर? यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस यू का कोई कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है, यानी कि इस यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो असल में ये इसके जरिए आपने बताए। आपने कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पर दिए ना इस फंक्शन फाई के थ्रू, और स्पेस के अंदर आपने कैलकुलेशन किसी स्पेस में करनी है, किसी रियल स्पेस में। ये एक आर्बिट्रेरी चीज है। ये बिल्कुल ऐसे मिसाल लें कि यहाँ पर आपके पास एक पेपर पड़ा हुआ है, अब आपको नहीं पता कि इस पेपर की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। मैं इस पेपर के अंदर कुछ सेट डिफाइन कर लेता हूँ, और वो मैंने कह दिया कि सेट यू है, और लेकिन वो नंबर्स मैंने कहाँ पर देने, नंबर्स के लिए मेरे पास कोई रियल स्पेस होनी चाहिए जिसको मैं विजुअलाइज कर सकूं, जिसको मैं स्टडी कर सकूं। वो मेरे पास कह लेते हैं कि वो रियल स्पेस ये बन रही हुई है। मैं यहाँ अच्छा, लेकिन अब मसला ये है कि ये तो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं, मैंने इनको नंबर कैसे देने हैं? मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, फाइव मैप कर देता हूँ। वो मैप क्या कर रहा है, मैप बेसिकली एक ब्रिज का काम है। वो यहाँ से हर पॉइंट को उठाता है, वो इसको यहाँ लगा देता है। क्योंकि ये एक रियल स्पेस है, तो इस रियल स्पेस में, और वो अगर और ये कोऑर्डिनेट से भरी हुई स्पेस है, वो उसको अगर यहाँ पर लाके रख रहा है इस पॉइंट को, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, ये वाले होंगे। ठीक है, यस सर। कुछ बात आई समझ में? जी। आपके हाथ में एक पेंसिल है, आपके हाथ में फोन है, इस फोन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आप जिस लैपटॉप पे इसको देख रही हो, उस लैपटॉप के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? किसके सर किस सिस्टम के रिस्पेक्ट? अब देखें, अब यही तो मसला है, हमारे पास सिस्टम भी तो नहीं ना है, कोई नहीं ना है, कोई सिस्टम, हमारे पास कोई रेफरेंस तो नहीं है। जी सर नहीं तो है। अब हमें असल में, तो अब हम इसीलिए एक ऐसा प्रोसेस डिफाइन कर रहे हैं जिसके जरिए हम इस सिस्टम को कोऑर्डिनेट्स दे सकें। तो पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि ये जो आपका फोन है, ये जो आपका सेट है, इसके आप किस रीजन को एलोकेट करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सपोज कि आपको आपको मेरी स्क्रीन पे अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि एक सर्कल डिफाइन कर देता हूँ। तो ये कह लें कि एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर मैंने कह दिया कि मैं इसके अंदर ना इस छोटे से पॉइंट को
ये जो मैंने रेड कलर में डिफाइन किया हुआ है, मैं इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स देना चाहता हूँ, कैसे दूंगा? मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने किस चीज को मतलब इसको कोऑर्डिनेट्स कैसे देने, किस सिस्टम के लिहाज से देने हैं। तो मैंने उसके लिए एक प्रोसेस डिफाइन किया। मैंने कहा कि ये सर्कल मेरा सेट था, इसके अंदर मैंने एक रीजन ले लिया जिसको मैंने यू कह दिया, और मैं इस यू के लिए एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। सो मैंने इसके हर पॉइंट को कोऑर्डिनेट कह दिया, लेकिन अभी ये नंबर्स नहीं है यहाँ पर मेरे पास, इस सिर्फ मैंने कह दिया कि इन पॉइंट्स को मैंने कोऑर्डिनेट्स असाइन करने हैं। मैंने इनके लिए एक मैप डिफाइन किया, और मैं उस मैप के जरिए इनको ले गया हूँ किसी रियल स्पेस में। रियल स्पेस क्या है? फुल ऑफ नंबर्स है, उसके अंदर रैशनल इरेशनल नंबर्स मौजूद हैं, एन डायमेंशनल नंबर्स मौजूद हैं। तो उसने क्या किया, उस फंक्शन ने क्या किया, उस मैप ने क्या किया कि इस रोम्बस के हर एलिमेंट को उस रियल स्पेस के किसी एक एलिमेंट पे जाकर कनेक्ट कर दिया। और फिर मैंने देख लिया कि अच्छा, उस रियल स्पेस के अंदर इस एलिमेंट का नंबर 1 आ रहा था, तो इसका मतलब है कि मेरे इस रेड रोम्बस के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 होगा। गॉट इट? यस सर। कुछ आई बात समझ में? यस जी सर। सर आई है। सो दैट्स हाउ कि हम कोऑर्डिनेट्स ऐसे डिफाइन करते हैं। ऐसे नहीं होता कि बस हवा में से हमने एक्स वाई जी और आर थीटा फाई उठा लिए और बस कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी। सर बड़ी मुश्किल है ये डिफाइन करने। हाँ, मैं इसीलिए तो मेरा लेक्चर भी बार बार लेट हो रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं चीजें आप लोगों को, मैं कोर्स पढ़ाऊं कैसे, तो मुझे बहुत टाइम लगा इन चीजों को तैयार करने में। आप लोगों के हिसाब से मुझे तकरीबन, मैं 3 दिन से सिर्फ ये एक लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, इसीलिए मैं हर बार लेक्चर का दिन एक एक आगे करता जा रहा था कि आई डोंट नो कि आप लोगों को किस तरीके से चीजें समझाई जाए, क्योंकि समझाना और चीज है, समझना जरा और डिफरेंट काम होते हैं। बहरहाल, किस तरीके से हम ये कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं, क्लियर होगी बात? यस सर। जी लेकिन अभी सर। भी एक मसला पड़ा हुआ है। अब वो मसला ये है कि जो आपने यहाँ पर अभी सारी स्कीम डिफाइन की है, ये आपके पूरी की पूरी स्पेस को कवर नहीं कर रही। ये जो आपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए हैं, ये कोऑर्डिनेट सिर्फ इस एक रीजन को कंसीडर कर रहे हैं, और इसके अंदर अभी ये सारे रीजन पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं ना। यस सर। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमें नहीं पता, तो इसके लिए हमें एक अगली डेफिनेशन को स्टडी करना पड़ता है, और वो अगली डेफिनेशन है एटलस। उसको हम नाम देते हैं एटलस का। ये हमारी आखिरी डेफिनेशन है, इसके बाद हम फिर मैनीफोल्ड्स को डिस्कस कर सकेंगे अगले लेक्चर में। अच्छा, ये जो नाम है ना एटलस और चार्ट्स वगैरह, ये बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप दुनिया का नक्शा उठा के देखें ना ग्लोब के ऊपर, तो उसमें मुख्तलिफ तरह के से कह लें कि एक एशियन रीजन है, और एक यूरोपियन रीजन है, कोई अमेरिकन रीजन है। वो चार्ट्स हैं आपके पास, वो उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जब वो इस तरह के सारे चार्ट्स और कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मिल जाते हैं, तो फिर आपके पास एक एटलस बनता है। मतलब अगर मैं सिर्फ एशिया की बात करूं, तो क्या एशिया पूरी दुनिया को कवर करता है? नहीं करता। सो दैट्स व्हाई वी नीड मोर चार्ट्स, ऐसे चार्ट्स उस पूरे रीजन को कवर कर सकें, पूरी स्पेस को कवर कर सकें। इसको हम नाम देते हैं एटलस का। सो एटलस क्या होती है, फिर यहां से हमें इसकी डेफिनेशन का अंदाजा हो जाना चाहिए। इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ चार्ट्स। और चार्ट्स डिफाइन करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, कोई ओपन सेट यू और कोई फंक्शन फाई जो मैप कर रहा हूँ उसको रियल स्पेस में। क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा आप चार्ट्स होंगे, तो मैं इनको इंडेक्स दे देता हूँ अल्फा की। इंडेक्स कलेक्शन ऑफ चार्ट्स दैट सेटिस्फाइज, इसकी भी कुछ कंडीशन है। अब देख लेते हैं कि वो कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन, द यूनियन ऑफ u alpha is equal to m, यानी कि जितने भी चार्ट्स आपके पास, जितने भी आपके पास सबसेट्स मौजूद हैं u, उन सबका जो यूनियन है आपको वो आपको
कंप्लीट सेट M दे रहा हूँ। सो यूनियन के लिए हम इस तरीके से सिंबल लगाते हैं, ये बिग U। सो ये आपको M देना चाहिए, ये एक पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन थोड़ी सी अजीब है, जरा मैं पहले इसको लिखता हूँ, फिर हम आखिर में इसको समझाऊंगा आपको साथ साथ। दूसरी कंडीशन ये है कि these charts are smoothly, these charts are smoothly sewn together। यानी कि जितने भी चार्ट्स हैं ना, ये बड़े आपस में ना स्मूथली आपस में सिए हुए होने चाहिए। जिस तरह हम मुख्तलिफ तरह के कह लें कि कपड़ों के पीसेस के जरिए उनको सीते हैं और उनमें कोई 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 खराबी नहीं होती, बड़े स्मूथ सिए जाते हैं उनको। सो बेसिकली यहाँ पर भी सियन का मतलब उसी वर्ड्स में आ रहा है कि ये चार्ट्स आपस में बड़े ही स्मूथ तरीके से जुड़े हुए होने चाहिए, कि अगर आप एक चार्ट से दूसरे पे जा रहे हैं तो आपको जाते हुए दरमियान में कोई कोई जंप महसूस ना हो। कोई जिस तरह रोड के ऊपर आप जा रहे हो और एक सड़क से दूसरी सड़क पे जाएं तो आपको वैसे महसूस हो कि आपने कोई ट्रांजिशन नहीं की, बड़ी ही आप इंतहाई स्मूथ वे में आपने चले गए। वरना आमतौर पे देखा, आप जब एक सड़क से दूसरी सड़क पे जाएं तो आप देखते हैं कि या तो जरा सा भी लेवल ऊपर नीचे हो जाए तो आपको वहां पर अचानक एक ट्रांजिशन महसूस होती है। सो यहाँ पर मतलब है कि चार्ट्स के अंदर ऐसी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, स्मूथली सीन होने चाहिए। इस बात का मैथमेटिकली मतलब क्या है? अब हम इस सेकंड पॉइंट को ना जरा मैथमेटिकली लिखते हैं। इस बात का मतलब यह है कि अगर आपके पास दो सबसेट्स हैं, यू अल्फा और यू बीटा, इनका कोई इंटरसेक्शन आ रहा है, वो अगर एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी है, सो यहाँ पर आपके पास ये एम्प्टी सेट है, देन फाई अल्फा कंपोजिशन फाई बीटा इनवर्स टेक्स पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को लेती है। कहां से लेती है? ये पॉइंट्स को उठाती है इसमें से फाई ऑफ बीटा इनटू द फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ यू अल्फा एंड यू बीटा, और ये सबसेट होता है किसी आर एन का, और इसको कहां लेके जाती है? ऑन टू एन ओपन सेट। ये ऑन टू मैप नहीं है, ये सिर्फ ऑन टू मतलब कि यहां से उठा के वहां लेके जा रही है, ऑन टू एन ओपन सेट। और ये ओपन सेट क्या है? फाई अल्फा यू अल्फा इंटरसेक्शन यू बीटा, और अगेन ये भी मौजूद है किसी रियल स्पेस एन डायमेंशनल यूक्लिडियन रियल स्पेस आर एन में, एंड all these maps must be C infinity. This is called an atlas. इसको हम कहते हैं आसान जुबान में नक्शा। ग्रेविटी को स्टडी करने के लिए सरफेसेस का रियाजियाती नक्शा। कुछ समझ आई सेकंड पॉइंट की क्या हो रहा है? हेलो, स्टिल देयर? सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो जाग रहे हैं और सोच जी रहे हैं। सर, जाग रहे हैं। जाग रहे हैं, सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जी सर। क्या? सर समझ ही नहीं आ रही, इतना कुछ सर आ गया अचानक। अच्छा, ये मैं समझाता हूँ। इसको समझने के लिए हमें फिर एक डायग्राम बनानी पड़ेगी, ये अभी सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि क्या मतलब इस बात का। ये भी सारा कुछ बहुत आसानी से समझ आ जाएगा आपको। लेट्स होप। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक सेट है M, और यहाँ पर मेरे पास कोई एक ओपन सेट है। अब हमें पता है कि ये ओपन हमने लेना है।
इसको मैं नाम दे देता हूँ यू अल्फा का। अच्छा, इसको मैं इस सारी बात, इसको मैंने चार्ट की मेरी डेफिनेशन ये होती है कि मैंने इसको किसी रियल के ऊपर मैप करना है, रियल स्पेस पे, Rn पे, और मैं कह देता हूँ कि ये इसको जाके मैप कर देता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ रियल स्पेस को, ताकि आगे जाके मसला ना हो। ये तो बहुत बड़ा बन गया है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको बना देते हैं, और ये कहते मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये ना यहाँ से उठाता है इसको, इसके ऊपर कोई मैपिंग करता है फाई अल्फा, और ये इसको इस रीजन के अंदर मैप कर देता है। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, एक चार्ट। यही डेफिनेशन थी हमारे पास चार्ट की। यस सर। तो मतलब मैंने उस सेट का एक रीजन उठाया और मैंने इसको कोऑर्डिनेट्स असाइन कर दिए। अच्छा, अब मैं तो काम अपना काम करके फारिग हो गया हूँ, लेकिन अब अचानक से कोई और आता है और वो देखता है कि ये जो रीजन पड़ा हुआ है, इस रीजन में तो कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है, तो मतलब अब काम कैसे करना है। वो कोई और, सो लेट्स सपोज कि कोई भी आपकी क्लास का खामोश बंदा आता है, आपके आपका सीआर ले लेते हैं, एहसान आता है, जो कि कभी क्लास में नहीं आया। एहसान आके कहता है कि अब मैंने इस रीजन को कोऑर्डिनेट्स देने हैं। वो यहाँ पर एक और सेट डिफाइन कर देता है, मैं उस सेट को ब्लू से कर देता हूँ, और वो सेट, उसको नहीं पता कि मैंने सेट डिफाइन किया हुआ है चार्ट, लेकिन उसका जो चार्ट है वो इस तरीके से ब्लू में डिफाइन कर देता है, और डेफिनेटली उसने भी इसको मैप करना है किसी स्पेस के ऊपर, तो वो भी यहाँ पर एक स्पेस डिफाइन कर लेता है, रियल स्पेस। लेट्स मीन उसको भी आर एन ए कह देते हैं। वो यहाँ से कोई फंक्शन उठाता है, इसको उठाता है और इसको ला के यहाँ पर मैप कर देता है फाई ऑफ बीटा से। सो अब और वो इस रीजन में मैप हो जाता है। ये उसने इसको मैप कर दिया, तो हम इस रीजन को कह देते हैं यू, सॉरी ये सेट हमने कह दिया यू बीटा। ठीक है, यहाँ तक चार्ट्स बन के दूं। यस सर। अच्छा, यस अब सर। ये हमने चार्ट्स वाली बात पूरी कर ली। अभी हम देखते हैं, अब हम एटलस की बात करते हैं। अब पहला पॉइंट तो हमें क्लियर है कि जितने भी चार्ट्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो एम बनाने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर और भी बहुत सारे चार्ट्स होंगे जो मैं नहीं बना रहा फिलहाल। अब पहला पॉइंट ये देखें, सेकंड कंडीशन ये थी कि ये चार्ट स्मूथली स्यून होंगे अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ना हो। तो यानी कि इनके दरमियान वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये इंटरसेक्शन है इनका। ठीक है, यस यस सर। सर। इसको एम्प्टी नहीं होना चाहिए। हमने कहा है कि यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स पड़े हुए हैं। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। सो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, इस कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये कलर सही तरीके से नजर आ रहा है, या मैं इसको ब्लैक कलर में बनाऊं तो ज्यादा सही रहेगा। नजर आ रहा है सर जी। आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट बन गया। अब ये एक पॉइंट ऐसा है जो यू अल्फा में भी आ रहा है, यू बीटा में भी आ रहा है। क्लियर? जी सर। अब मैं करता ये हूं कि मैं इसको उठाता हूँ, इस पॉइंट को। अब जारी बात है, मैं तो इसको अपने तरीके से मैप कर रहा हूँ। तो मैं आज करता क्या हूँ कि मैं इसको अपने वाला ही ये फाई अल्फा लगाता हूँ इस पॉइंट पर, और इसको उठा के ले आता हूँ यहाँ पर, इस जगह पर कहीं मैप कर देता हूँ अपने फाई अल्फा से। और इसी तरीके से ये एक डिफरेंट चार्ट है। तो एहसान क्या करता है कि एहसान इसके ऊपर एक अपना एक कंपोजिशन अप्लाई, एक मैप अप्लाई करता है, और वो इसको यहाँ पर मैप कर देता है फाई बीटा। सर अब फिर ये स्मूथली स्यून नहीं होगा ना? नहीं, अब हम उसी चीज पे आ रहे हैं कि इसको स्मूथली स्यून होना कब चाहिए। अब हमने वो कंडीशन बीच में लगानी है, क्योंकि वरना तो देखे ना इस तरीके से तो इसके कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हो जाएंगे। पॉइंट तो एक ही है, जी। तो पॉइंट तो एक ही है, तो लिहाजा अब हमें देखना है कि अब ये दो डिफरेंट रीजन सेम पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं।
इसका मतलब है कि अगर ये सेम पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड करें फिर मुझे इस वाले रीजन में से, इस ब्लू रीजन से इस रेड रीजन में जाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो सेम है। गॉट इट? यस सर। बेसिकली यहाँ पर अब हमें वो स्मूथली स्क्यून की कैटेगरी चाहिए होती है। अब वो हम कैसे करते हैं? अच्छा, उसके लिए हम ना, आप ये देखें कि अब ये तो हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमने इसको फाइव बीटा कह दिया है। सो अगर मैं इस तरीके से करूं कि मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ, मैंने मैंने अब असल में इस ब्लू वाले रीजन से रेड में जाना, तो मुझे उल्टा काम करना पड़ेगा। मुझे पहले यहाँ से जाना पड़ेगा इस पॉइंट तक, तो यानी कि ये एरो इस तरीके से आएगा और ये फिर फंक्शन बन जाएगा फाइव बीटा इनवर्स। उल्टी मैपिंग होगी, इन्वर्टिबल है ना, वो जो हमने शुरू में इन्वर्टिबल मैप कहा था कि जी लाजमी सर। होता है, हमें चाहिए होता है। सो अब यहाँ पर आपने क्या किया, आपने किया फाइव बीटा इनवर्स लिया और उससे किसके साथ कंपोज कर दिया, फाइव अल्फा के साथ। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब इसके जरिए आप कहाँ चले जाएंगे, इस रेड वाले रीजन में। क्लियर? यहां तक बात आ रही है समझ में? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, चूंकि ये जो मैप था, इसने जब इसको यहाँ पर लेके आए तो यहाँ पर एक रीजन होगा इस मैप का, मैं इसको भी ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ। ये इस रीजन के अंदर कोई पॉइंट है, ये वाला, ये एक रीजन है जिसके अंदर ये पॉइंट पड़ा हुआ है। इसी तरह इस रीजन के अंदर यहाँ पर ये एक रीजन है जहां जहां से आप उठा के मैप कर रहे हैं। आप जारी बात है, इसके अंदर कोई, जिस तरह यहाँ पर आपने एक रीजन लिया था इस सेट के अंदर और वहां से उठा के मैप किया ना रियल स्पेस में, तो अब आप इस रियल स्पेस का भी एक रीजन उठाएंगे जिसको वापस लेके जा रहे हैं इस एम के अंदर, इस पॉइंट तक। ठीक है? जी उसका एक सर। रीजन ही लेंगे ना आप। जी सर। अच्छा, अब हम इनिशियली कह देते हैं कि जब आपने इस पॉइंट के जरिए फाइव बीटा लगाया था तो वो आपको इस पॉइंट तक लेके आया था। इसी तरह जब आपने फाइव अल्फा लगाया था तो वो आपको इस पॉइंट तक लेके आया था। अब टेक्निकली तो ये दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए, लॉजिकली तो, क्योंकि दोनों सेम ही पॉइंट को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। यस सर। तो आप जब आप इस रीजन में जा रहे हैं तो फिर आप कर क्या रहे हैं, क्या आप यहाँ पर आर एन से आर एन में नहीं जा रहे? यस सर। ठीक है, तो आर एन से आर एन में जाने का मतलब ये कि असल में आप ये काम कर रहे हैं, आप इस पॉइंट को उठा रहे हैं, ये कॉम्पोजिशन अप्लाई कर रहे हैं और इस पॉइंट पर चले जाते हैं। सिंपली, कोई किंक नहीं आता बीच में, आपकी स्मूथ जी ट्रांजिशन सर। होगी। समझ में आई बात? यस सर। अब यस अब सर। मैं आपको जरा मैथमेटिक्स समझा देता हूँ इसकी। अब आपको जरा ध्यान रखना पड़ेगा, सेट्स एम्प्टी थे, तो ये जो करती है फाइव अल्फा फाइव बीटा इनवर्स की कॉम्पोजिशन, ये पॉइंट्स लेती है इस आर एन में से, फाइव बीटा वाला पॉइंट लेती है। ये आर एन है, ये वाली ये आर एन है। इस आर एन में ये जो पॉइंट है, ये किसका इंटरसेक्शन है, यू अल्फा यू बीटा का। ठीक है, जी। जो हमने यहाँ पर बात की है कि यू अल्फा यू बीटा का इंटरसेक्शन है आर एन के अंदर, उसके ऊपर आप लगा रहे हैं फाइव ऑफ बी, तो ये भी एक सेट बन जाएगा। फाइव ऑफ यू भी एक सेट होता है अगर यू एक सेट है। ठीक? जी सर। अच्छा, जी वो सर। इसको उठा के कहाँ लेके जा रही है, किसी ओपन सेट में। वो ओपन सेट कहाँ पर है, अगेन किसी आर एन में पड़ा हुआ है, यू अल्फा यू बीटा का इंटरसेक्शन है, लेकिन अब वो इंटरसेक्शन, अब वहां तक आप पहुंचे हैं फाइव अल्फा के थ्रू। तो फाइव ऑफ अल्फा ओपन सेट है यू अल्फा यू बीटा के इंटरसेक्शन का। ठीक है? सर इसमें फाइव इनवर्स क्यों लिए? क्योंकि अब आप पॉइंट से, सेट से रियल स्पेस में नहीं आ रहे, आप रियल स्पेस से सेट की तरफ जा रहे हैं, तो आपने उल्टा काम करना है ना, इन्वर्ट जी अब सर। आपने उल्टे तरीके से जाना है। डायरेक्शन चेंज होगी ना आपकी मूवमेंट की।
यस सर। तो ये बेसिकली sir. इसी वजह से हम तो वहां पर इन्वर्टिबल मैप्स डिफाइन कर रहे थे। वो जो हमने बात नहीं की थी डिफ्यूमॉर्फिक होना चाहिए, इन्वर्टिबल होने चाहिए, वो इसी वजह से तो सारा कुछ हमने डिफाइन किया था ताकि टू वे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके। Okay, sir. क्लियर? Yes. तो और अगली कंडीशन तो ट्रिवियल है कि ऑल दिस मैप्स मस्ट बी सी इनफिनिट। अगर सी इनफिनिट नहीं होंगे तो फिर ये कंटिन्यूस नहीं होंगे और इनफिनिटली डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। अगर ये कंटिन्यूस नहीं है तो फिर तो मसले में पड़ गए हम लोग। वो तो हमारी शुरू वाली डेफिनेशन गलत होगी सारी की सारी। सो एटलस आपको क्या करती है? एटलस के जरिए आप एक रियल स्पेस से किसी दूसरी रियल स्पेस में स्मूथली ट्रांजिशन कर रहे हैं किसी ओवरलैपिंग रीजन से। और यहीं से फिर हमें ये बात भी क्लियर होती है कि हमें ओपन सेट्स चाहिए क्यों होते हैं, क्योंकि हम स्मूथ मैप्स कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं ओवरलैपिंग रीजन्स के दरमियान। ये बेसिकली ओवरलैपिंग रीजन्स हैं। आप इस ओवरलैपिंग रीजन, ये जो ब्लू और रेड है, ये ओवरलैपिंग रीजन है, आप इनके दरमियान स्मूथ मैप्स बनाना चाहते हैं। अगर तो ये ओपन नहीं होंगे, क्लोज होंगे, तो फिर यहाँ पर एक बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही होगी, यहाँ पर एक सरफेस आ जाएगी और उस सरफेस को क्रॉस करने का मतलब है कि वहां पर कोई डिसकंटिन्यूटी है। हम वो डिसकंटिन्यूटी नहीं चाहते हैं। उन फिर वहां पर उस मुख्तलिफ तरह के मसाइल आते हैं। तो जिसकी वजह से हम हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि यहाँ पर सेट्स ओपन हो, आपके पास क्लोज सेट्स ना हो। So, because if there are no discontinuities, no sudden jumps in going from one region to another region through the overlap region, then it will be then it is a depiction that maps are smoothly sewn together, and we are constructing smooth maps. Otherwise, तो फिर मसला पड़ जाएगा। Clear? यस सर। आगे समझ Yes, में ये sir. सारी की सारी खौफनाक मैथमेटिक्स। जी सर आ गई। चलें बस अब मैं एक डेफिनेशन और करते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं। वो बस मैं डेफिनेशन समझाऊंगा तो अगली क्लास में। मैं सिर्फ इस वक्त उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। ये सारी चीजें करने के बाद आखिरकार हम लोग उस डेफिनेशन पे पहुंच गए हैं जिसके लिए हमने ये सारे ना मेहनत की है, मैनीफोल्ड। मैं अब सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखूंगा और हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जारी बात है विदाउट एग्जांपल्स तो ये थोड़ा सा आपके लिए समझना भी मुश्किल होगा। तो अब मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही लिखता हूँ, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो अ सी infinite n dimensional manifold is, दो कंडीशन है, a set m होना चाहिए और a maximal atlas। अब मैक्सिमल एटलस क्या होती है कि देयर इज एन एटलस on this manifold that contains every possible compatible chart। यानी कि इस बात का मतलब ये है, ये डेफिनेशन मैं आपको मिसालों के साथ समझाऊंगा अगली क्लास में। फिलहाल इस बात का मतलब ये है कि आपके पास एक सेट है m और ये एक मैक्सिमल एटलस है कि यहाँ पर जितने भी पॉसिबल बन सकते हैं चार्ट्स वो इसके ऊपर कंटेन है। सो लेट्स सपोज के आपने इस पूरे सेट को कवर करना है, ये ले लें, यहाँ पर ये ले लें, और डेफिनेटली आप ऐसे भी बना सकते हैं जो इस तरीके से आ रहे हों, मतलब कि ये इन तीनों का कंबाइन इंटरसेक्शन। लेकिन ये डेफिनेटली ज्यादा मुश्किल चीज बन जाती है और इसलिए हम इसको स्टडी नहीं करते। इसमें फिर कंपोजिशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। तो लेकिन बहरहाल किसी भी तरीके से यहाँ पर चार्ट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये आ जाए जहां पर यहाँ पर मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर ना आप चार्ट्स ड्रॉ कर लें।
तो जहाँ पर भी आपको जगह मिल रही है वहाँ पर इसके चार्ट्स बना लें। तो बेसिकली ये आपके पास एक मैक्सिमल एटलस बन जाती है। सर इन चार्ट्स की कितनी डायमेंशंस हैं? n? हम यूजली एन डायमेंशनल, चूंकि इनको मैप करते हैं किसी एन डायमेंशनल मैनिफोल्ड, सॉरी किसी एन डायमेंशनल रियल स्पेस पे, जैसे हमने यहाँ पर बात की थी, किसी आर एन पे कर रहे हैं ना मैप, तो ये भी एन, आप इनको एन डायमेंशनल ही कहेंगे। सो इनको एन डायमेंशनल नहीं, क्या हम ये नहीं कह सकते, हम मतलब ये थोड़ा सा ठीक नहीं है कि चार्ट्स इटसेल्फ एन डायमेंशनल है। हम ये कह सकते हैं कि आपके पास इन चार्ट्स को आपने एन डायमेंशनल रियल स्पेस के ऊपर मैप किया हुआ है। चार्ट तो बस एक सरफेस है, जैसे एक पेपर है। आप पेपर एन डायमेंशनल तो नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उसको मैप किसके ऊपर कर रहे हैं। सर पेपर तो 2D होता है। हाँ, लेकिन अगर आप उसको एन डायमेंशनल के ऊपर मैप कर सकते हैं तो देन उसको फिर आप, वो डिपेंड करते हैं ना कि आप उसको किस डायमेंशनल सिस्टम के ऊपर मैप कर रहे हैं। मतलब जब आप उसके एक्स और वाई डिफाइन करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप उसको R2 के ऊपर मैप कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल रियल स्पेस में मैप कर रहे हैं। ओके सर। सो यूजली हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक यू एक ऐसी चीज है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जब आप पेपर की बात करते हैं तो पेपर में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होते हैं उसके हर पॉइंट के ऊपर, एक x होता है एक y होता है। सो दैट्स व्हाई आप उसको R2 के ऊपर मैप करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि U के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं, और हर एलिमेंट को डेफिनेटली फिर आपको उसके लिए n डायमेंशंस चाहिए। ओके सर। सो बहरहाल ये कि अगली क्लास में हम इसको देखेंगे। मैं कुछ मिसालें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जैसे सर्कल की और इस तरह की 1D 2D वगैरह की मैं कोशिश करूंगा कि हम इनको डिस्कस कर सकें, फिर ये ज़रा चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैनीफोल्ड में फिर हम ये सारी चीज़ें ज़रा देख लेंगे तसल्ली के साथ। बहरहाल ये हमारा लेक्चर था आज का। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ, देन आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको हम देख